Today our topic is domain classification system. डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले डोमेन को देखें तो डोमेन जो है इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इन द हायरार्किकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इट इज़ प्रेजेंट अबव द किंगडम लेवल। जो हायरार्किकल रैंक्स होते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, उनके अंदर जो डोमेन है इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक और ये किंगडम से अबव वाला लेवल है, जो किंगडम से अबव प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 डोमेन्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है और मतलब ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू वन ऑफ 3 डोमेन्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेल्स राइबोसोमल आरएनए। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल के अंदर उसके सेल के अंदर एक राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की स्टडी करने के बाद उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस के डिफरेंसेस होते हैं उनकी बेस पर डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको बनाया जाता है। और डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 3 डोमेन्स आते हैं, एक डोमेन आर्चिया है, बैक्टीरिया है और यूकेरिया है। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली जो हेडिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज राइबोसोमल आरएनए स्टडीज एंड द ओरिजिन ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस मतलब ये कि इसके अंदर हमने राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ क्या है ये देखना है और ओरिजिन ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मींस के डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बना है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसके बनने की रीज़न क्या है। तो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ जो होती हैं यही डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का ओरिजिन होती हैं, इन्हीं की बेस पर डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बनता है। सो वी कैन से दैट राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ जो हैं ये डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का ओरिजिन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। अगर हमें राइबोसोमल आरएनए के बारे में पता है तो हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ आरएनए और ये जो टाइप है आरएनए की, ये जो मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसकी ट्रांसलेशन करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इट ट्रांसलेट information present in the messenger RNA, information present in messenger RNA and it synthesize proteins और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। इसका क्या फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए का कि जो मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसकी ट्रांसलेशन करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और उसकी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाता है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड और वो जो एक चेन सीक्वेंस बनता है एक प्रोटीन एक अमाइनो एसिड की जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, वो चेन जो है एक प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। तो इस तरह राइबोसोमल आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करवाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। वो जो प्रोटीन होती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है, फिर ये पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो ये कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमें ये पता है कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बन जाती हैं और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स के बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन जो है ये राइबोसोमल आरएनए की हेल्प से होती है। अब जो डीएनए है इसके अंदर जेनेटिक डाटा स्टोर होता है, डीएनए के अंदर जेनेटिक डाटा स्टोर होता है। डीएनए खुद इस जेनेटिक डाटा को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता कि कौन कौन सा जेनेटिक डाटा डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इस डीएनए के अंदर सिर्फ क्या है, जेनेटिक डाटा स्टोर है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए राइबोसोमल आरएनए जो होता है, डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट लेकर मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ठीक है, अब इस मैसेंजर आरएनए के अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस या ट्रांसलेट करने के लिए जो रोल प्ले करता है दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। और ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है मैसेंजर आरएनए को। फिर जब ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करता है तो फिर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है अमाइनो एसिड्स की, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसके दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करके
पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करके ये एक चेन बना देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इसको कहते हैं। और ये फिर चेन जो है एक कंप्लीट प्रोटीन बना देती है। और ये जो प्रोटीन होती है, फिर ये प्रोटीन एक उस बॉडी के अंदर, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये था राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए की स्टडीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोमल आरएनए की स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इसलिए हम उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चल सकता है कि दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में कितना रिलेट करते हैं और कितना रिलेट नहीं करते हैं। अगर उन दोनों के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं या दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रिलेशन रखते हैं। और अगर कम मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंटली रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरह राइबोसोमल आरएनए जो है ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो अर्ली ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिकली जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्ली लाइफ फॉर्म्स हैं जिनके अंदर प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स आते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो फर्दर हेडिंग है उसमें आता है प्रॉब्लम्स ऑफ स्टडी ऑफ फोसिल्स। इसमें वो कह रहे हैं कि अर्थ पर सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो थे प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स। तो वो कह रहे हैं कि प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स जो हैं, प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स ये फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स ऑन अर्थ प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स वर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स जो हैं ये वाहिद लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स ऑन अर्थ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स जो हैं ये बहुत माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बैक्टीरिया और आर्चे आते हैं। तो ये माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके फोसल्स नहीं होते, इनके फोसल्स के एविडेंसेस जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं फ्रॉम दिस अर्ली लाइफ। तो इसलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि वेरी लिटिल फोसल एविडेंस मिलते हैं, वेरी लिटिल फोसल एविडेंसेस, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है कि राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ वर यूज्ड। राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ वर यूज्ड। अब इस पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि जो लाइफ है 2 बिलियन ईयर्स ऑन अर्थ में सबसे पहले जो थे उसके अंदर प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही कम फोसल एविडेंसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को नहीं एग्जामाइन किया जा सकता। तो इस पर्पज़ के लिए राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ को अप्लाई किया जाता है। और राइबोसोमल आरएनए स्टडीज़ जो हैं इसके अंदर ये होता है कि राइबोसोमल आरएनए के बेस सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है। बेस सीक्वेंस जो है यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है और फिर उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप निकाला जाता है। वो कह रहे हैं कि द बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑफ मोर देन 2000 ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड, यानी कि मोर देन 2000 ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बेस सीक्वेंस को स्टडीड किया गया और इस स्टडी से एविडेंसेस मिले। ठीक है, ये स्टडीड एविडेंसेस प्रोवाइड करती है, यानी कि इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस 2 बिलियन ईयर पीरियड। ये जो 2 बिलियन ईयर पीरियड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके आपस में जो रिलेशनशिप्स जो थे उनके रिलेशनशिप के बारे में जो एविडेंसेस थे वो हमें मिलते हैं इनके बेस सीक्वेंस को स्टडी करने के बाद। और मोर देन 2000 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के बेस सीक्वेंस को स्टडी किया गया था। नेक्स्ट जो हेडिंग है इस टॉपिक के अंदर दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए एंड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है इट इज़ एन एंशिएंट मॉलिक्यूल। इट इज़ एन राइबोसोमल आरएनए जो है इज़ एन एंशिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि ये बहुत ही पुराना मॉलिक्यूल है, बहुत ही कदीम मॉलिक्यूल है। एक तो इसके अंदर ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़, इधर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि इट इज़ प्रेजेंट and retains its function in all organisms।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब मैं राइबोसोमल आरएनए की डेफिनेशन बता रही थी, तब मैंने ये बताया कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका फंक्शन सेम होता है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस है और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन भी सेम होता है। फिर वो ये कह रहे हैं द राइबोसोमल आरएनए चेंजेस वेरी स्लोली। तो राइबोसोमल आरएनए है ये बहुत स्लोली चेंज होता है, स्लोली चेंज, यानी कि इसके अंदर म्यूटेशंस बहुत कम आती हैं, बहुत स्लोली चेंज आता है इसके अंदर। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्लोनेस ऑफ चेंज है इन द राइबोसोमल आरएनए, दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, दिस स्लोनेस ऑफ चेंज, दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इन राइबोसोमल आरएनए इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन मीन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, महफूज रखना, महफूज रखना। मतलब ये कि इसके अंदर जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो महफूज इसके अंदर हो जाती है। कि राइबोसोमल आरएनए ये है कि ये ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है, इसके अंदर ज़्यादा जल्दी म्यूटेशंस नहीं आती हैं। तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर चेंज स्लोली हो रहा है और म्यूटेशंस बहुत कम आ रही हैं, तो ये जो स्लोनेस ऑफ चेंज है राइबोसोमल आरएनए के अंदर, वो इसे एक ऐसा मॉलिक्यूल बना देती है जिसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कंजर्व हो जाती है, कि इसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की कंजर्वेशन हो जाती है। तो ये है सेकंड हेडिंग। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये एक एंशिएंट मॉलिक्यूल है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका फंक्शन भी सेम होता है, कि जल्दी चेंज नहीं होता है, इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत स्लोली आते हैं। और ये जो स्लोनेस ऑफ चेंज है ये एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहलाती है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो चेंजेस हैं वो स्लो आएंगी, तो वो जितना भी पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाल सकता है, उसके भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके साथ डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टडी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत कम आती हैं। इसलिए जो अर्ली लाइफ है उसको स्टडी करने के लिए राइबोसोमल आरएनए इज़ द बेस्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज़ बेसिस ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, के डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह क्या है, बेस क्या है, किस वजह से ये बनी है। जैसे हम पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी बेस जो है ये बेसिकली राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए की बेस पर ही डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स कंपेयर बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। बेस सीक्वेंस के अंदर वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसके कंपैरिजन से वो एग्जामाइन करते हैं ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हर पॉसिबल रिलेशनशिप जो होता है उसको एग्जामाइन करते हैं बाय सीक्वेंसिंग दियर बेस या न्यूक्लियोटाइड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की बेस पर वो कहते हैं कि जो सिस्टमैटिक्स है उसने ये कंक्लूड किया है दैट ऑल लाइफ शेयर कॉमन इंसेस्टर, कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पर, जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है, सब लाइफ एक कॉमन इंसेस्टर शेयर करती है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है दे फाइंड 3 मेजर एवोल्यूशनरी लाइनेजेस, कि जो सिस्टमैटिक्स हैं उन्होंने क्या किया है, 3 मेजर एवोल्यूशनरी लाइनेजेस फाइंड की हैं, और ईच लाइनेज इज़ कॉल्ड एज डोमेन। हर लाइनेज जो है वो एक डोमेन कहलाती है। अब हमें पता है कि 3 डोमेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उन 3 डोमेन में से एक जो है दैट इज़ आर्चिया, देन बैक्टीरिया एंड देन यूकेरिया। ये था बेसिस ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या है। हमने ये देखा है कि इसके अंदर बेस सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो है उसको कंपेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बेस सीक्वेंस को कंपेयर करने के बाद उनके रिलेशनशिप्स को देखा जाता है कि उनकी आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि एक ही कॉमन इंसेस्टर होता है, ऑल लाइफ जितनी भी लाइफ्स हैं उन सब लाइफ्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर होता है। फिर उन्होंने 3 लाइनेजेस दी हैं और 3 डोमेन दिए हैं जिनके अंदर आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया आ रहे हैं। अब डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर अब हम देख रहे हैं डोमेन्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले जो डोमेन मैं ले रही हूँ दैट इज़ डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया जो है, आर्चिया वर्ड के मीनिंग होते हैं एंशिएंट। एंशिएंट मतलब कि कदीम यानी कि पुराना। मतलब ये कि जो आर्चिया है ये एक एंशिएंट डोमेन है। इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स हैं। नंबर 1 पॉइंट में ये है, इसके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स है दैट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। जो वर्ड प्रिमिटिव है इसका मतलब भी होता है कदीम यानी कि पुराना। कदीम, प्रिमिटिव मीन कदीम
यानी कि पुराना। नेक्स्ट पॉइंट है एंशंट आर्चियंस गेव राइज टू अदर डोमेन्स हैं, मतलब कि जो एंशंट आर्चियंस होते हैं दोज आर्चियन गेव राइज टू अदर टू डोमेन्स, जो दूसरे दो डोमेन्स हैं वो भी इन्हीं से निकले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स, ये प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स होते हैं आर्चिया के अंदर। प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स मीन्स कि ये सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट है ये कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें या तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट हो। तो यानी कि ये हाई टेम्परेचर रिफ्ट वैलीज ऑन ओशन फ्लोर्स, ठीक है। रिफ्ट वैलीज ऑन ओशन फ्लोर जो है ये ओशंस के बाहर रिफ्ट वैलीज उसको कहते हैं जिसके अंदर ज़मीन के अंदर अचानक से दरार आ जाती है, बहुत गहरी दरार आ जाती है, उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो ये ओशन फ्लोर के ऊपर जो रिफ्ट वैलीज़ बनती हैं उनके अंदर हाई टेम्परेचर के इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं, हाई साल्ट कंडीशन के और हाई एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी ये रहते हैं। मतलब कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वो इन्वायरमेंट हाईली एसिडिक हो, हाईली साल्टेड हो, हाईली वार्म इन्वायरमेंट हो या हाईली कोल्ड इन्वायरमेंट हो, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम कहते हैं शदीद, मतलब कि बहुत ज़्यादा शदीद इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं। नेक्स्ट लिव इन एनारोबिक इन्वायरमेंट, और ये एनारोबिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। एनारोबिक इन्वायरमेंट वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट। तो ये थे डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया के अंदर हमने ये देखा है कि ये एंशंट डोमेन है, इसके अंदर प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स होती हैं और ये ही डोमेन दूसरे दो डोमेन्स को राइज करता है। फिर हमने देखा कि प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स होते हैं इसके अंदर और वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट डोमेन है यू बैक्टीरिया। डोमेन यू बैक्टीरिया जो है इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, दीज इंक्लूड ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रू यू मतलब होता है ट्रू, मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है और जो मोटाइल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो मूव कर सकते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको ट्रू बैक्टीरिया बनाते हैं और ट्रू बैक्टीरिया फॉर्म्स डोमेन बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं ये डोमेन बैक्टीरिया को बनाते हैं, इसके अंदर ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दीज आर प्रोक्रियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोक्रियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। और ये कहाँ पर रहते हैं, ये दीज आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरियाज जो होते हैं ये हर जगह पर पाए जाते हैं, वो ओशंस हो, वो हॉट स्प्रिंग्स हो, हॉट इन्वायरमेंट हो, या वो सॉइल के अंदर हो, या फिर वो कोई डेजर्ट हो, हर जगह पर बैक्टीरियाज जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि दीज आर फाउंड एवरीवेयर। नेक्स्ट डोमेन है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया के अंदर ऑल यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन द डोमेन यूकैरिया। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जबकि प्रोक्रियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस होता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डोमेन यूकैरिया के अंदर प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स आर जो है ये मोर क्लोजली रिलेटेड हैं टू डोमेन आर्चिया देन डोमेन यू बैक्टीरिया। जो बाकी दो डोमेन्स हैं अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स जो हैं ये आर्चिया से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं देन द यू बैक्टीरिया। अब इसकी वजह क्या है, जबकि आर्चिया भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और यू बैक्टीरिया भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर ये आपस में क्लोजली रिलेटेड क्यों नहीं है? आर्चिया यूकैरियोट्स के साथ क्लोजली रिलेट क्यों कर रहा है? ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसके आंसर में है कि वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट दिस विजुअल सिमिलरिटी टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ जो इनकी विजुअल सिमिलरिटी है उसके अलावा अगर हम देखें तो जो आर्चिया है वो उनके अंदर आर्चिया पोजेसेस जीन्स एंड सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज दैट आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू दोज ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। जो आर्चिया है उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स और मेटाबॉलिक पाथवेज प्रेजेंट होते हैं जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जीन्स और मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं आर्चिया के वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं देन टू यूकैरियोट्स। मतलब ये कि इसके अलावा अगर देखें नोटेबली द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंजाइम्स जो होते हैं इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये भी आर्चिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही एंजाइम्स यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इनके अंदर कुछ जेनेटिक सिमिलरिटी आ जाती है, इसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज इनके अंदर उनमें सिमिलरिटी आती है, एंजाइम्स के अंदर सिमिलरिटी आती है। तो ये जो जेनेटिक रिलेशन शो कर रहे हैं आर्चिया, इसको अगर
कंपैरिजन किया जाए तो जो आर्चियाँ हैं वो यूकैरियोट्स से ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रहे हैं दैन यू बैक्टीरिया से। तो ये इनका रीज़न था कि इनके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा रिलेट करती हैं यूकैरिया के साथ दैन द यू बैक्टीरिया। ठीक है, यूकैरियोट्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं आर्चिया के दैन द यू बैक्टीरिया। तो दिस वाज आवर टॉपिक दैट वाज अबाउट द डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक।